जी अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 की टेस्ट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। जी आप इधर आएँ। कहता जी पहला क्वेश्चन, हाउ मच डेप्रिसिएशन एक्सपेंस शुड बी कंपनी रिकग्नाइज ऑन 31 दिसंबर 2021। जी देखें जी, वैन की जो परचेज प्राइस है वो है जी 17 लाख। कहता है सेल्वेज वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू को कहते हैं जी। ऑन कहता कब परचेज किया, ऑन 1 अक्टूबर 2021। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो देखें कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करें, ये बच्चों -260,000 डिवाइड बाय, कहता जी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है जी, 4 साल। ठीक है जी। और अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने बच्चों आपसे रेलेवेंट है, तो ये आपका जवाब आ जाएगा जी। ये जी 90,000 समथिंग आता है, ये देख लीजिएगा। कहता है डेप्रिसिएशन इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, कहता जी ए मीन्स ऑफ सेपरेटिंग द नेट कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट ओवर देयर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। जी यही सबसे बेहतरीन है। नीचे वाला अगर पढ़ें तो बात एक चेंज होने की वजह से ये करंट एसेट लिखा, इस वजह से बच्चों ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये बच्चों जो है ना, ये बीटा जो है ये सही है जी। नेट कॉस्ट का मतलब है डिस्काउंट वगैरह की वजह से कॉस्ट कम हो जाती है ना जी। कॉस्ट में चीज़ें ऐड होती हैं, डिस्काउंट की वजह से लेस होती हैं, तो उसने नेट कॉस्ट का लफ्ज़ लिखा है। कहता है जी अल्फा ट्रेडिंग लिमिटेड यूजेस इट्स ओन स्टाफ असिस्टेड बाय कॉन्ट्रैक्टर। कहता अपने जो है वो स्टाफ को इस्तेमाल करते हैं। असिस्टेड का मतलब मशवरा देना, हेल्प करना। कॉन्ट्रैक्टर हेल्प करते हैं व्हेन रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत हो टू कंस्ट्रक्ट आ न्यू वेयर हाउस। तो बच्चों इसकी जो सैलरी है वो ऐड हो जाएगी ना। कहता है प्रोपोर्शन ऑफ ATL's एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बेस्ड ऑन स्टाफ टाइम। कहता है आइडेंटिफाई द कॉस्ट लिस्टेड बिलो दैट कैन नॉट बी कैपिटलाइज, सॉरी, हाँ जी। क्लियरेंस ऑफ द साइट प्रिपरेशन एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। प्रोफेशनल सर्वेयर फी ऐड होगा। ATL's ओन स्टाफ वेजेस ऐड होगा बच्चों। ये तीनों चीज़ें ऐड होंगी। ए प्रोपोर्शन ऑफ ATL's एडमिन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट कभी भी बच्चों जो है वो चीज़ की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता, बल्कि एक्सपेंस आउट होता है जी। तो ये डेल्टा जवाब हो गया ना बच्चों इसका। अच्छा जी, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट, जो IAS 16 के अंदर फॉल नहीं करता। ये एसेट हेल्ड फॉर सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये तो इन्वेंट्री है बच्चों, IAS 2 में जाएगा ना। ये इन्वेंट्री है IAS 2। इन्वेंट्री अभी छोड़ें, IAS 2 क्या होता है अभी शायद आपने वो लेक्चर ना लिया हो। इन्वेंट्री ये तो वो चीज़ें जो बेचने की नीयत से खरीदी, तो IAS 16 में नहीं आता, हमने इसमें पढ़ा था ना। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग टू विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कॉस्ट। जनरल ओवरहेड्स बच्चों ये कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। रिफंडेबल टैक्स भी नहीं बनते। आर्किटेक्चर और सर्वेयर फी बनता है जी। इनिशियल डिलीवरी हैंडलिंग कॉस्ट भी बनता है जी। कहता द सर्वर शुड बी कैपिटलाइज्ड एज, इधर देखें जी एसेट की जो कॉस्ट है वो है जी 8.5 मिलियन, यानी कॉस्ट नहीं मादरत, परचेज प्राइस। इम्पोर्ट ड्यूटीज में 8% ऐड कर दें। 8.5 में आप 8% ऐड करें, वो जितना भी बनेगा जी, ये बनेगा अल्लाह भला करे आपका जी 8.5 में जब आप ऐड कर देंगे मेरे भाई, 8.5 में आप 8% ऐड करेंगे तो ये बनेगा 0.64 जी। उसके ऊपर कहता जी नॉन रिफंडेबल टैक्स, कहता 5% परचेज प्राइस प्लस इंपोर्ट ड्यूटी। कहता 5% जो है नॉन रिफंडेबल टैक्सेज हैं, लेकिन कहता आपने कैसे कंप्यूट करने हैं, परचेज प्राइस में इंपोर्ट ड्यूटीज ऐड करके। तो 8.5 में आप ऐड करें बच्चों 0.64, ये 9.14 बन जाएगा। ठीक है, अब इस पे 5% लगाना है आपने जी, ये बनेगा 0.457, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 0.46 कर लीजिए आप बेशक, वो राउंड ऑफ में जवाब आ जाएगा जी। रिफंडेबल टैक्स ऐड नहीं होते। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट आप मिलियन में कर रहे हैं ना, तो ये आएगा 0.4 मिलियन, ये आएगा जब आप मिलियन से डिवाइड करेंगे जी। ये ऐड होता है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, रस्ते की इंश्योरेंस, कैरिज इनवर्ड बिल्कुल ऐड होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जी, इन सब को ऐड कर लीजिए तो अप्रॉक्सीमेटली ये आपका जवाब बनेगा। ये कहता विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज टेंजिबल नॉन करंट एसेट। ये वही बात है ना, अगर रीसेल के लिए कोई एसेट आपने लिया तो वो एसेट की जो है वो IAS 16 नहीं है ना, फिर टेंजिबल नॉन करंट एसेट नहीं है, तो बेचने की नीयत से खरीदा, रीसेल जी। और क्या उसका नाम है जी, ए कमर्शियल जनरेटर हेल्ड फॉर यूज इन फैक्ट्री, ये तो बच्चे बिल्कुल IAS 16 है। कहता जी हेल्ड फॉर अर्निंग बाय रेंटिंग टू अदर्स, जनरेटर है ना, अगर लैंड या बिल्डिंग होती तो फिर हम इसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कह देते, तो ये रेंटल टू अदर्स हो गया। लैंड और बिल्डिंग के अलावा ये भी IAS 16 है, ऊपर वाला भी IAS 16, अगर किसी एसेट को खुद इस्तेमाल कर रहे हैं तो। इधर ऑफिस है इधर फैक्ट्री है, एक ही बात है ना, तो ये यही जवाब है बच्चों, डेल्टा।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइटम्स ऑफ पीपी, स्टैंड बाय जनरेटर एक्सपेक्टेड टू बी यूज, बिल्कुल आई 16 है। जी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, ए प्लॉट ऑफ लैंड हेल्ड फॉर रीसेल, ये नहीं है। ए बस फॉर पिक एंड ड्रॉप ऑफ स्टाफ मेंबर्स, अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना ऑफिस के लिए, अपने स्टाफ को लेके आने के लिए जाने के लिए, तो ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में आएगा। ए जनरेटर फॉर रेंटर टू अदर्स, जी बिल्कुल ये भी आएगा जी, ठीक, ये जवाब हो गया जी इसका। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीपी, ये तो बार बार वही मेरे ख्याल रिपीट हो रहे हैं शायद। कहता जी इसमें कह रहा है ए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट एन ऑफिस बिल्डिंग टू बी ऑक्यूपाइड बाय हिज ऑन स्टाफ, कहता विच टू ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इंकर्ड बाय बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर कैन नॉट बी इंक्लूडेड, तो सीमेंट आयरन, बच्चों ये तो वो चीज़ें हैं ना जो चीज़ की कॉस्ट का पार्ट बननी है, जिसकी मदद से आप चीज़ बना रहे होंगे वो तो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा ना। प्रपोर्शन ऑफ, ये एडमिन आ गया, ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। हायर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर यूज ऑन द ऑफिस बिल्डिंग साइट, ये बच्चों हायर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, कोई भी ऐसी कॉस्ट जो कि चीज को बनाने के अंदर इस्तेमाल हुआ वो वाला खर्चा। अब ये आपने हायर का मतलब रेंट पे लिया ना, ऑफिस बिल्डिंग साइट, ये साइट की कॉस्ट है, उस जगह की कॉस्ट है जिधर चीज बन रही है, तो बच्चों ये एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा जी। एडिशनल डिजाइन वर्क, इनिशियल डिजाइन एरर्स, नहीं बच्चों ये नहीं होता, आपको बताया था ना ऑपरेशनल लॉसेस कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। Which two of the following items should be capitalized within the initial carrying amount of an item, जी ये भी कैपिटलाइज की बात कर रहा है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल ऐड होती है जी। कहता है कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग फॉर सप्लाई रिक्वायर्ड टू ऑपरेट, जी प्लांट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा ये भी। डिडक्शन टू रिफ्लेक्ट एस्टिमेटेड, नहीं रेजिडुअल वैल्यू कहाँ से एसेट की कॉस्ट में आने लगी बच्चों। कहता है ये मेंटेनेंस एग्रीमेंट, ये तो पहली बात है, इसके साथ पीरियड लिखा हुआ है, जो पीरियड कॉस्ट है। और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है, एग्रीमेंट जो है, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है बच्चों। आगे कहता है टोटल अमाउंट कितनी कैपिटलाइज होनी है, उसने मिलियन में क्वेश्चन किया हुआ है, इधर 1000 में है, आप सारा सॉल्व करें फिर 3 सिफर ऐड कर दीजिएगा जी बच्चों। फैक्ट्री की उस पूछ रहा है आपसे जी अमाउंट जो कैपिटलाइज करनी है। लैंड मटेरियल, बिल्कुल जी, फैक्ट्री बनाने के लिए लैंड चाहिए ना, ज़मीन चाहिए आपको जी, लेबर भी खुद बना रहे हैं तो। आर्किटेक्चर फ़ी, ये सर्वेयर फ़ी, साइट ओवरहेड्स भी आ जाएंगे, ये नहीं आएगा, ये अपॉर्शनमेंट एडमिन ये नहीं आएगा। टेस्टिंग ऑफ फायर अलार्म्स, जी बिल्कुल जी। जी बच्चों फायर अलार्म का मतलब होता है अगर कोई आग लगने की सूरत में, क्या उसका नाम है, आपने वो लगाए होते हैं ना, आप कभी जाएं मॉल्स वगैरह पे इधर जाएं तो आपने कभी देखा होगा फायर अलार्म्स लगे होते हैं। वो कोई इस तरह की नागहानी सूरत हाल हो जाए तो बच्चों वो इसलिए लगाए जाते हैं जी, आग बुझाई जा सके। लेकिन इसलिए ना वो उन्होंने टेस्ट किया ना, फैक्ट्री की कॉस्ट पूछ रहे हैं, उसको जब टेस्ट किया कोई सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे तो उस पर खर्चा आया होगा, फैक्ट्री की कॉस्ट में सारी चीज़ें ऐड हो जानी है। बिजनेस रेट्स बच्चों इसको टैक्स कहते हैं, ये वो टैक्स जो लोकल अथॉरिटी को आप पे करते हैं, तो ये नहीं होगा। इसके अलावा ये सब ऐड कर लीजिएगा, ये जवाब आ जाएगा जी बच्चों। कहता जी सवाल उसका ये है, ऑन व्हाट अमाउंट द प्लांट शुड बी इनिशियली मेजर्ड ऑन एक्विजिशन, शुरू में प्लांट को किस अमाउंट पे आपने रिकॉर्ड करना है। लिस्ट प्राइस ऑफ मशीनरी, इधर देखें ये ना 1000 में है, तो ये 100, ये बगैर 3 सिफर के हैं, जो जवाब आएगा उसमें 3 सिफर ऐड कर लीजिएगा। लिस्ट प्राइस हमेशा याद रखिएगा बच्चों, लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस होता है, ट्रेड भी और सेटलमेंट भी जी। कहता है जी ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो आप इस तरह करें 82,000 में से 10% माइनस कर दें, या फिर आप डायरेक्ट क्या करें 82,000 पे डायरेक्ट 90% लगा दें। अब जो अमाउंट बचेगी अल्लाह भला करे आपका, वो बचेगी 73,800। कहता जी उसके बाद कहता एंड अ सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 5% और रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट का मतलब है जो अमाउंट बची 73,800। अगर ना भी बताया होता तो हम रिमेनिंग अमाउंट पे ही लगाते, कभी भी लिस्ट प्राइस पे आपने सेटलमेंट डिस्काउंट जो फर्दर डिस्काउंट है वो नहीं लगाना। अच्छा जी, इधर तो खैर उसने खुद बता दिया ना रिमेनिंग अमाउंट पे लगाओ, ना भी बताया होता तो हम जो है वो रिमेनिंग अमाउंट पे ही लगाते। 73,800 में से आप 5% माइनस कर दें, या फिर इस तरह करें 73,800 को डायरेक्ट 95 से मल्टीप्लाई कर, 95% से करें मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपके पास ये। उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी ऐड होती है एसेट की कॉस्ट में, डिलीवरी फी ऐड होती है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी ऐड होगी, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग भी ऐड होगा। ये 5 साल की जो रिपेयर जो मेंटेनेंस वाला कॉन्ट्रैक्ट है ये नहीं होगा, ये कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अच्छा जी, आप बता दें इन सबको ऐड करें जी, ये आ जाएगा जी, ये तो आपने कर दिया ना, इसमें से डिस्काउंट माइनस हुआ होगा, प्लस 1500 करें, प्लस 2050 करें, और प्लस आप करें 9500 प्लस 4900 करें, तो ये आ जाएगा बच्चों, अल्लाह भला करे जो जवाब है। अच्छा जी
कहता है एम एल एक्सपेक्टेड पेड फॉर द प्लान ऑन 25th। जी इसका जवाब आता है तकरीबन, ये मेरा मैच नहीं कर रहा थोड़ा सा, हाँ जी लिया था, करें जरा कैलकुलेशन। जी बच्चों इस तरह करें, 82,000 से पहले 10% माइनस करें, फिर उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट जो है 73,000 जी रोला पे गया जी, इसमें ऐड करें जी 1500 प्लस 2050 जी, फिर उसके बाद 9500 ऐड करें, ओहो इससे क्या हो गया, फिर 9500 ऐड करें जी, फिर उसके बाद आप 4900 ऐड करें। हाँ आ गया यही आ रहा है, कैलकुलेशन में मसला था, आ गया बच्चे, इन सबको ऐड करें जवाब आ जाएगा जी। उसके बाद कहता है व्हाट इज द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इस क्वेश्चन को पढ़े ना, कहता है अपग्रेड किया है जी, अपग्रेड की जो कॉस्ट है 18 मिलियन है। कहता है जी जो मशीन आपने परचेज की थी, द अपग्रेड टू का टोटल ऑफ 2 दिन, वेयर आर न्यू कंपोनेंट वर एडेड टू द मशीन, न्यू कंपोनेंट ऐड किया जी आपने। कहता ईएल एग्री टू परचेज द पैकेज एज द न्यू कंपोनेंट। कहता इससे रिडक्शन होगी जी, यूनिट जल्दी बन जाएगा 15%, तो ये कैपिटलाइज होगा ना। दिस विल अनएबल टू इंक्रीज प्रोडक्शन विद आउट द नीड। बच्चों ये सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंस है, क्या है बच्चों, इधर कंफ्यूज करने के लिए कह रहा है चार्ली में ईएल शुड कैपिटलाइज 15%, नहीं जितना टाइम कम होगा रिडक्शन का उतने % कम करना, नहीं ऐसा तो कहीं नहीं पड़ा। जितना आपने कंपोनेंट को लगाया उसकी वजह से जितना आपका टाइम रिड्यूस हो रहा है, इसको छोड़ें, बस टाइम का रिड्यूस होना ये निशानी है जी, एफिशिएंसी बढ़ रही है। एफिशिएंसी जब बढ़ेगी जो खर्चा होगा एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देना है। कॉस्ट ऑफ द मशीन कह रहा है जी ये 1 मिलियन बच्चों, और कहता है जी ट्रक का जो फेयर है ये 20,000 रुपया जी, और इंजीनियर ने चार्ज किए 45,000 जी। इन दोनों को आपने क्या करना है बच्चों, ऐड कर दें तो ये बन जाएगा, ठीक है 1 मिलियन में ये दोनों ऐड कर दें 65,000 रुपया ये बन जाएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट। ये बच्चों सीधी सी बात है, रिफंडेबल टैक्स कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। इधर कहता है कैपिटलाइज बताएं, प्रोफेशनल फी कैपिटलाइज होगी बाकी नहीं होंगे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैपिटलाइज, ये होता है जी कैपिटलाइज, इनिशियल टेस्टिंग भी होती है, असेंबली भी होती है। कहता है कैरिज इनवर्ड फॉर फ्यूल फॉर द मशीनरी, ये नहीं कह रहा कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड किस चीज की, मशीन को लेके आने की, नहीं कंफ्यूज कर रहा है, फॉर फ्यूल। कहता आपने मशीन के लिए फ्यूल लेके आना था, पेट्रोल या डीजल, कहता उसका जो खर्चा है उसको लेके आने का पेट्रोल को, भाई उसको वो थोड़ी कैपिटलाइज होना है। मशीन की जो कैरेज इनवर्ड है, ट्रांसपोर्टेशन है, बजाते खुद मशीन को लेके आना, ये एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, फ्यूल नहीं होगा ये, इसकी वजह से ये जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है जी। इस सवाल में कहता व्हाट अमाउंट शुड बी कैपिटलाइज्ड एंड और चार्ज एज एन एक्सपेंस। जी कहता सिविल वर्क किया, बिल इतना 580,000 है। कहता जी इट इज एस्टिमेटेड 15% ऑफ टोटल बिल रिलेट्स टू रिपेयर वर्क, तो भाई जो 15% है वो इतना बनेगा 87,000, ये एक्सपेंस आउट होगा, रेवेन्यू एक्सपेंस, और बाकी कैपिटल एक्सपेंस है जी, ये ले। अच्छा जी आगे कह रहे हैं जी व्हाट जनरल एंट्री शुड बी रिकॉर्डेड ऑन 22 फैब। 22 फैब की तारीख देख लीजिएगा कौन सी है। कहता ऑन 22 फैब एन इक्विपमेंट वॉज परचेज फॉर ₹8 लाख का, इट वॉज डिलीवर्ड इमीडिएटली। कहता इमीडिएटली डिलीवर कर दिया जी, कितने का जी, कॉस्ट ये है, ये कॉस्ट है जी, ये 8 लाख कॉस्ट है। कहता द एंटिटी पेड 5 लाख इमीडिएटली एंड रिमेनिंग टू बी पेड ऑन 4 जी। अब देखें हेड्स ढूंढे कितने हैं, एसेट कितने से बढ़ जाएगा, जब एसेट आ गया तो 8 लाख से एसेट बढ़ेगा इक्विपमेंट, 5 लाख आपने दे दिया बच्चों। अब कैश आपका कम कितने से होगा, 5 लाख से, बाकी 3 लाइबिलिटी है, 3 लाख लाइबिलिटी है, ठीक है, तो ये आपकी एंट्री बन जाएगी बच्चों। इधर आ जाएगी, कहता व्हाट जनरल एंट्री शुड बी रिकॉर्डेड ऑन 4 मार्च। अब 4 मार्च को क्या है जी, ये देखते हैं, सवाल वही है मेरा ख्याल है। कहता लेकिन अब आपने एडवांस दिया है 20%, इसका मतलब है आपने 22 फैब को एंट्री क्या की होगी, ये मैं 22 फैब की एंट्री करने लगा हूं जी। 20% जब एडवांस दिया होगा तो एसेट तो अभी नहीं आया आपके पास, ये पढ़ लें बेशक। कहता एसेट डिलीवर होना है जी 4 मार्च को, तो 4 मार्च को एसेट डेबिट करेंगे ना, ये है जी प्री पेमेंट, क्या है जी, जो चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ी थी प्री पेमेंट, इसे एडवांस टू कस्टमर, एडवांस टू सप्लायर भी कहते हैं। ये एसेट है, क्या है बच्चों, एसेट, ये 20% बनेगा 160, और कैश या बैंक क्या हो जाएगा बच्चों, आपका क्रेडिट हो जाएगा जी। अच्छा भाई अब जब एसेट आ जाएगा बजाते खुद आपके पास, वो तो आएगा 4 फैब को, पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, 4 फैब को एंट्री करेंगे, जब एसेट आ गया पूरी अमाउंट से एंट्री करेंगे 8 लाख से जी। इक्विपमेंट
8 लाख से डेबिट। जी अब बच्चों देखो, अब कैश देखें जी कितना पे किया इन्होंने। कहता जी वेन कहता जब एक डिलीवर हुआ ना, एंटिटी पेड 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू। अब अमाउंट ड्यू कितनी है, आप 20% तो पहले दे चुके हैं, तो 8 लाख में से 160 चला गया तो 640 बचता है बच्चों। 640 का मतलब है 3,20,000। 3,20,000 बच्चों क्या है जी, ये आपने कैश दिया होगा 3,20,000। 50% ऑफ अमाउंट ड्यू, ये बनती है जी 640 का 50% ड्यू अमाउंट का, ये दिया आपने कैश, ठीक है। अच्छा अब बच्चों जब एसेट आ गया तो ये जो आप जब एसेट बताते खुद आ गए, जो एडवांस है ये खत्म करेंगे ना अब किताबों से। प्री पेमेंट को क्या करते हैं बच्चों, खत्म कर दें, ठीक है ना। प्री पेमेंट रिकॉर्ड किया, अब आपको उतना कैश नहीं देना, आपने कम देना क्योंकि आपने ऑलरेडी कैश दिया। ये एसेट आपने जो किताबों में रिकॉर्ड की इसको खत्म करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास एसेट भी आ गया, आप जिससे गाड़ी या जो भी चीज़ आपने लेनी है उसके पास गया, आपने कहा जी वो 160 सारी जिंदगी मेरा किताबों में रहेगा, मेरा रिसीवेबल जी, मेरा एसेट है जी, ऐसे थोड़ी होगा जी। और बाकी मेरे भाई जो रिमेनिंग है वो आपका पेएबल है। क्या है वो, कितना बनेगा अल्लाह भला करे आपका, कितना बनेगा फिर सर, 320 ही बनेगा, पता नहीं, अब देख लें एक दफ़ा कितना बनेगा जी। इतना ही बन रहा है ये एंट्री है जी, कौन सी, ये बनेगा जी आपका, ये जवाब है चार्ली। अच्छा जी अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सेम है। कहता 20% एडवांस पे किया, डिलीवर हुआ 4 मार्च, व्हेन एंटिटी पेड 50% ऑफ द टोटल बिल एंड प्रॉमिस टू बी पेड ऑन, कहता जी 25 को। इसमें कहता जी मुझे बताएं 4 मार्च को एंट्री क्या होनी है। जी बच्चों ये तो 20% शुरू में जो दिया 160 वो है, इट वॉज डिलीवर्ड। मसला ये है कि बच्चों अब ये 50% है ना जो आपने दिया वो टोटल बिल का दिया है, किसका, ये चेंज आ गया ना इस क्वेश्चन में। उधर था रिमेनिंग अमाउंट का, अमाउंट ड्यू का जो रहती है 640, इधर आपने कितना दिया बच्चों, 4 लाख पे किया होगा। अब जब आपने कैश इधर 4 लाख पे किया तो भैया ये खत्म हुआ एक इधर। अब इस सवाल में क्या होना है, इधर आ जाना है बच्चों 4 लाख, कितना आना है 4 लाख। जब इधर ये आया तो फिर ये अमाउंट पेबल चेंज हो जानी है ना, ये कितना जी, 2 कितना, 4 प्लस 160, 240, सही है ना। पेबल कम हो गया जब आपने ज्यादा अमाउंट पे कर दी तो ये कम नहीं हो जाना है ना, बस एंट्री देखते जाए, बाकी तो सेम है सब कुछ जी। तो ये बन जाना जी, छोटे से लफ्ज की वजह से देखो क्या से क्या हो गया, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया जी मेरे भाई। द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, कहता एलोकेट करना कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू सिस्टमैटिक बेसिस ओवर लाइफ, ओवर एसेट्स की लाइफ जी। डेप्रिशिएबल अमाउंट होती है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। कहता व्हाट इज द नेट अमाउंट एन एंटिटी एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन फ्रॉम एन एसेट एट एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू होती है बच्चों। ये मैंने आपको एग्जांपल 26 ना चैप्टर 1 में ही पढ़ाया था, ऐसी चीजें जो कि इमटेरियल है, बेशक वो एसेट की डेफिनेशन का क्राइटेरिया मीट भी कर जाए, वो कभी भी हम उसे किताबों में एज एन एसेट यानी कैपिटल एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करते बिल। और चैप्टर 6 में भी ये बात पढ़ाई थी, पहले सफ़े पे लिखी हुई है। कहता वेस्ट बास्केट जो है, कहता इसकी लाइफ है जी 5 साल, लेकिन बच्चों ये इमटेरियल है। कहता इस चार्ज एज एन एक्सपेंस, कहता इसे हमने किताबों में एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, कौन सा प्रिंसिपल, ये कहता है इसे ऐसा करो। कहता ये एप्लीकेशन है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट की, ठीक है बच्चों। अच्छा जी व्हाट इज द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर अंडर सीधा लाइन मेथड, 6 मिलियन कॉस्ट है, सेल्वेज वैल्यू ये है तो 5 रह गया, डिवाइडेड बाय 5 कर दें तो 1 लाख ही आना है बच्चों एक्सपेंस। व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। बच्चों जौन सा मर्जी मेथड हो, अगर रेजिडुअल वैल्यू है तो एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ बुक वैल्यू हमेशा रेजिडुअल वैल्यू के बराबर होती है। 1 लाख जवाब है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये लेक्चर में भी बताया था और मेरे ख्याल प्रूव भी करके बताया था। जब यूजफुल लाइफ डिक्रीज हो रही है, जब डिक्रीज का मतलब क्या है, आपने 10,000 को 5 हिस्सों में तकसीम किया, सही है जी, तो जवाब आएगा 2,000। अगर आपने इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया तो भाई 5,000 जवाब आ जाएगा। जितना कम हिस्सों में आपने एक्सपेंस को फैलाना है बच्चों उतना क्या उसका नाम है, जवाब आपका ज्यादा आता जाना है। अब्बा जी के 5 बेटे हैं जी, और एक अब्बा जी हैं उनके माशाल्लाह 10 बेटे हैं, उन्होंने 10 रुपए दिए जी, 10 बेटों में 1-1 रुपया तकसीम हुआ। लेकिन जिन अब्बा जी के 5 बेटे हैं तो बच्चों की मुझे लगी ना फिर
जी, अब्बा जी की नहीं, बच्चों की मुझे लगी। अब क्या उसका नाम है, उन बच्चों को 2-2 रुपए मिल जाएंगे। तो जितने कम होंगे उतना बढ़ जाएगा जी। इधर जितना लाइफ कम होगी ना मेरे भाई, उतना एक्सपेंस बढ़ जाएगा, डेप्रिसिएशन की वैल्यू बढ़ जाएगी। कहता कौन सी चीज सही है, एट एंड ऑफ यूजफुल लाइफ रेजिडुअल वैल्यू कैरिंग अमाउंट के बराबर होती है, बिल्कुल सही। इधर लिखा है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, नहीं क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नहीं होती, सिर्फ ये स्टेटमेंट सही है। अच्छा जी, कहता डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताएं 2019 का। जी बच्चों, पहले तो देखें कॉस्ट कितनी है जी। कहता 1 अप्रैल 19 पे हमने खरीदा जी, कॉस्ट है 4800,000 यानी 48 लाख। एक्सपेक्टेड लाइफ 8 साल है जी। तो ये किस तरह होगा जी, 9/12 करना है बस आपने, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक जाना, ये उन्होंने बताया हुआ है। 48 लाख माइनस रेजिडुअल वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 8, 1 साल का एक्सपेंस आया, लेकिन आपको तो 9 महीनों का चाहिए ना। 1 अप्रैल से 19 से लेकर 31 दिसंबर 19 तक 9/12 कीजिएगा, ये जवाब आ जाएगा। व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन यूजफुल लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू, ये आखिरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव में एंड पे आके लिखा हुआ है बच्चों। जैसे जैसे लाइफ बढ़ती जाएगी रेजिडुअल वैल्यू कम होती जाएगी। अगर आपका एसेट है पुराना हो गया तो रेजिडुअल वैल्यू कम अमाउंट रिकवर होगी ना। एसेट नया है, 2 साल बाद बेचना ज्यादा अमाउंट रिकवर होगी, 5 साल बाद बेचना कम अमाउंट रिकवर होगी। इनवर्स रिलेशन है। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज सही, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज सच एक्सपेंस दैट इंक्रीज एफिशिएंसी लाइफ कैपेसिटी, बिल्कुल सही बात है। कहता रेवेन्यू एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जो डे टू डे से रिलेट करता है, बिल्कुल सही बात। कहता रेवेन्यू एक्सपेंस एफिशिएंसी वगैरह नहीं बच्चों, ये गलत है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। डेप्रिसिएशन है जी सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट, जी ये बात सही है। रेजिडुअल वैल्यू इतनी है एट एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, बुक वैल्यू यही होगी बच्चों, आसान है ये तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल एक्सपेंस, जो प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी एफिशिएंसी इंक्रीज कर दे, ये तो आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल एक्सपेंस, इंजन की रिपेयर करवा ली, नहीं भाई ये तो क्या उसका नाम है, इंजन को रिपेयर करवाना ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। फिलिंग ऑफ पेट्रोल रेवेन्यू एक्सपेंस। रिप्लेसमेंट ऑफ इंजन ऑयल, ये तो रिपेयर मेंटेनेंस है ना, सादा वाली रिपेयर है। अगर आप पेट्रोल नहीं डलवाएंगे, ऑयल चेंज नहीं करवाएंगे बच्चों, तो कैसे एसिड चलेगा, ये लेवल थोड़ी बढ़ाता है, ये तो लेवल तक लेके आते हैं एसिड को अपने ओरिजिनल। रिप्लेसमेंट ऑफ टायर्स, टायर्स के स्पेलिंग में से ये होते हैं जी। जी बच्चों ये जवाब सही है जी, इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको करेक्ट कर दीजिएगा यार, स्पेल चेंज कर दीजिएगा। लें जी, कहता व्हेन एन एक्सपेंडिचर ऑन नॉन करंट एसेट आफ्टर एक्विजिशन, कहता जी कौन ऐसा एक्सपेंडिचर जो एक्वायर करने के बाद, इसे सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। कहता बाद में आपने कोई ऐसा खर्चा किया, कौन से वाला, कहता कौन से वाला खर्चा ऐसा है जिसे जिसे हमने किया तो बाद में, लेकिन उसे कैपिटल एक्सपेंस कहेंगे। भाई तो परफॉर्मेंस एसेट की इंक्रीज कर दे, जो कैपेसिटी बढ़ा दे, लाइफ बढ़ा दे, एफिशिएंसी बढ़ा दे। कहता सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन नॉन करंट एसेट, कहता जी इसे हम करेंगे कैपिटलाइज इफ इट मीट द क्राइटेरिया ऑफ रिकग्निशन ऑफ एसेट। कहता बताएं कौन सी स्टेटमेंट कैपिटलाइजेशन के लिए सही है। कहता ओनली इंप्रूवमेंट्स, इंप्रूवमेंट का मतलब 3 चीजें बताई थी आपको, कैपेसिटी का बढ़ना, यूजफुल लाइफ का बढ़ना, एफिशिएंसी का बढ़ना, प्रोडक्टिविटी यानी, तो ये कैपिटलाइज होता है जी। कहता हाउ दिस एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक्सपेंडिचर ऑन नॉन करंट एसेट आफ्टर एक्विजिशन is treated as a revenue expense when it is incurred to make a repair, बिल्कुल बात है। कहता जी आपने जो रेवेन्यू एक्सपेंस है उसे किताबों में कैसे रिकॉर्ड करना है, रिकॉग्नाइज करना है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में बच्चों, एसेट की कॉस्ट में तो नहीं ऐड करना। रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू, सुभान अल्लाह, भले भले जी, लायबिलिटी थोड़ी रिकॉर्ड करते हैं ये जी, चार्ली सही है। कहता विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज टिपिकली डायरेक्टली विद सेल ट्रांजैक्शन और कंसीडर्ड पीरियड कॉस्ट, बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहते हैं, सही है ना, पीरियड कॉस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जी, हो रहा है सॉरी। कहता इन ये कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये पास पेपर में आया हुआ है, ये सारे ज्यादातर वही हैं जो पास पेपर्स वाले हैं। इन बिजनेस जिसका काम ही मशीनरियों को बेचना है, तो बच्चों वो क्या रिकॉर्ड करेगा, वो इन्वेंट्री कहेगा ना इसको, वो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट थोड़ी कहेगा जी। एंड द मशीन मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, कहता एंड मशीन मैन्युफैक्चर्ड, कहता था मशीन यूज फॉर प्रोडक्शन आर क्लासिफाइड एज इन्वेंट्री। कहता मशीन यूज जो आपने की है ये तो पूछ गया। कहता था मशीन यूज फॉर प्रोडक्शन, जिसको आपने इस्तेमाल किया चीज को बनाने के लिए, वो नॉन करंट एसेट है। एंड मशीन मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, जिसको सेल करने के लिए आपने दो मशीन है, एक मशीन वो जिससे चीजें बन रही हैं, चाहे वो जिस मर्जी मकसद के लिए बन रही है, चाहे बेचने के लिए,
उस चीज़ से आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो आपका नॉन करंट एसेट है। और जो चीज़ आपने बनाई है बेचने की नीयत से, वो आपका नॉन करंट एसेट नहीं, इन्वेंटरी है। इसका जवाब सही करें, अल्फा जवाब है जी। ये रॉन्ग सोल्यूशन है, ज़ुहैर साहब इसको नोट कर लें प्लीज़। रॉन्ग सोल्यूशन, ये गलत है। अल्फा जवाब है जी, अल्फा अल्फा रॉन्ग सोल्यूशन। ये ना सही करवाना है जी आपने, ये अल्फा जवाब है। कहता है अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल सम आइटम्स आर टिपिकली नॉन रिकॉग्नाइज जी स्टेप नॉन करंट एसेट, स्टेपलर, कैलकुलेटर। बच्चों मटीरियलिटी अभी ऊपर डिस्कस हुआ ये। कहता व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हाउस दैट रियल एस्टेट बिजनेस इंटेंड्स टू सेल। इन्वेंट्री कहते हैं ना बच्चों जी, जो बेचने की नीयत से है, रियल एस्टेट में बेचने की नीयत से होगा ना। कहता है नॉट फॉलिंग अंडर स्कोप ऑफ IAS 16। टेंजिबल एसेट तो होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा, वो भी। कहता एसेट हेल्प फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई, तो उसमें लिखा हुआ है उस डिब्बे में, चैप्टर नंबर 6 में। जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है जी, सेल करना किसी एसेट को, वो तो इन्वेंट्री होता है, नॉन करंट एसेट नहीं है। तो जवाब इसका डेल्टा है जी। कहता विच ऑफ द टू आर कॉन्ट्रा एसेट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट कॉन्ट्रा एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जी बस ठीक है जी, मेरा ख्याल है ये खत्म हो गया। अब ना कभी कभी पेपर में वैसे भी पूछता है, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। ये सवाल नहीं है, वैसे ही मैं बना रहा हूं आपके लिए ना। और जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कहता बताओ इनका इंपैक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या आएगा। देखें जी, एक्सपेंस है जी, एक्सपेंस है। फॉर एग्जांपल 10 रुपए से कर लेते हैं, इसे 10 से कर लेते हैं जी, 10 रुपीज से जी। एक्सपेंस अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सपेंस की जगह नहीं है। एक्सपेंस के बढ़ने की वजह से कैपिटल कम, कैपिटल एक तो इधर कैपिटल में आ जाएगा, दूसरा कॉन्ट्रा एसेट है तो एसेट में आ जाएगा। अब एक्सपेंस के बढ़ने की वजह से कैपिटल कम होता है, और कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट जब बढ़ेगा, मुखालिफ है ना एसेट का, तो एसेट कम होगा, तो एसेट एंड कैपिटल बोथ डिक्रीज। एक ऑप्शन ये भी आ सकता है, एसेट एंड एक्सपेंस बोथ डिक्रीज। नहीं भाई, ये तो एंट्री है ना, ये तो एंट्री का जवाब आपने दिया, उसका जवाब है अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इंपैक्ट आना। अकाउंटिंग इक्वेशन में तो एक्सपेंस तो नहीं आ रहा होता ना, कैपिटल लाता है, तो कैपिटल क्या होगा जी, डिक्रीज होगा। ठीक है जी, इधर तक ही हमारा था ये डिस्कशन। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।